चलो ये स्टार्ट करते हैं। आज की बातचीत हमारी होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बैलेंस शीट की पूरी बातचीत हो चुकी है, हेड सब हेड, उसके अंदर के आइटम्स। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपका किससे बन रहा है? पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अब ये इसको पकड़ो एक मिनट। अब इसमें ज़रूरी चीज़ों को समझो, क्या क्या इसमें खेल है जो इससे अब इससे क्या आ सकता है बोर्ड्स में। ठीक, तो 11th में तुम प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, टी शेप बनाते थे, तो तुम उसको लिखते क्या थे? तुम उसको लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट या एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते थे। अकाउंट लिखने का मतलब लेजर, लेजर मतलब टी शेप मतलब डेबिट और क्रेडिट। ये स्टेटमेंट है, यानी कि ये पहली बात कि ये अकाउंट नहीं है। अकाउंट नहीं है तो इसमें डेबिट और क्रेडिट होगा नहीं। ठीक है, तो जब इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है? बहुत सिंपल, कंपनीज में बहुत सिंपल फंडा है। वो नहीं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ध्यान देने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ध्यान देने हैं, डायरेक्ट इनकम ध्यान देनी है, इनडायरेक्ट इनकम ध्यान देनी है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इतना नहीं है। सीधा सीधा फंडा। मान लो कि तुम्हारी इनकम है, उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो तो क्या आता है? प्रॉफिट या लॉस आता है। यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी जो टोटल इनकम है वो 1 लाख है ड्यूरिंग द ईयर, और टोटल एक्सपेंसेस तुम्हारे 80,000 हैं, तो तुम प्रॉफिट कमाए कि लॉस कमाए? प्लस 20,000। ये तुम्हारा क्या कहा जाएगा? सरप्लस कहा जाएगा। और यही फिगर कहाँ लिखा जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, 1 लाख तुम्हारी इनकम है और मान लो कि एक्सपेंसेस तुम्हारे 1,10,000 हैं, तो तुम्हारा 10,000 का लॉस है, यानी कि सरप्लस हुआ है, मगर इन द ब्रैकेट वो 10,000 लिखा जाएगा। ये हमने पढ़ा है फंडा। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस तो ऐसे ही निकल रहा है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड इज इक्वल टू, ठीक है, ईदर प्रॉफिट और लॉस। अब इनकम कितने तरह की एक कंपनी को होती है? 2। एक है मेजर इनकम और एक है अदर। मेजर इनकम में एक ही तरह की इनकम होती है और उसको क्या कहते हैं हम? नेट सेल्स। ठीक है, यानी कि नेट सेल्स का मतलब क्या है? इसको जब तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ होगा? इसको तुम्हारे बुक में लिखा हुआ होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, और नेट सेल्स निकलती कैसे है? नेट सेल्स हमारी निकलती है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर इसको मिटाऊं तो फिर मैं दूसरी चीज़ों को भी लिखूं। बस ये सेल्स वाला फंडा नोट कर लो। ठीक है, या मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अदर इनकम, ऐसी इनकम, देखो बिजनेस की मेजर इनकम कितने तरह की हो सकती है? सबसे ज़्यादा है गुड्स बेच के आई हुई इनकम, उसके अलावा कुछ और भी दूसरे तरह की भी इनकम्स हो सकती हैं। ठीक, वो अदर इनकम्स क्या है? वो तुम्हारे बुक में तुम जो भी बुक पढ़ोगे XYZ, ठीक है, चाहे DK गोयल साहब की किताब उठाओ या कोई भी उठाओ, अदर इनकम्स के पार्ट स्पेसिफाइड होंगे। अभी हम उसको लिख लेंगे। जैसे रेंटल इनकम, अगर रेंट से इनकम रिसीव कर रहे हो, नोट कर रहे हो, अगर रेंट से इनकम रिसीव कर रहे हो तो ये तुम्हारी कौन सी इनकम है? अदर इनकम है। अगर डिविडेंड से इनकम रिसीव कर रहे हो तो ये अदर इनकम है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बिजनेस का मेन ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो इनकम आ रही है वो तो सेल्स हो गई, और अदर देन ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो बिजनेस से इनकम आ रही है वो तुम्हारी क्या हो जाती है? सब कहाँ जाती है? अदर इनकम में चली जाती है। ठीक है, वो हमारी कहाँ आ जानी है सर? आपका अदर इनकम में। वो कहाँ आ जानी है? अदर इनकम में। यानी कि अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम किन चीज़ों से मिल रही है, मिल के बन रही है? टोटल इनकम की अगर हम बात करें, इनकम नहीं, टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो हमारी टोटल इनकम किन चीज़ों से मिलके बन रही है? 2 चीज़ों से। एक है तुम्हारा मेजर सोर्स, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसको हम नेट सेल्स कहते हैं, प्लस अदर इनकम्स
और अदर इनकम्स क्या क्या होती हैं? सेल्स को छोड़ के जितनी भी इनकम कंपनी में दिखाई दे, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, XYZ, ये सब कौन सी इनकम है तुम्हारी? अदर इनकम है। ये बात क्लियर हो गई? एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं? जब हम 11th में थे तो हम 2 तरह के एक्सपेंस पढ़ते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस जो ट्रेडिंग में लिखे जाते थे डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो PL में लिखे जाते थे डेबिट साइड में। यहाँ पे ये ऐसे नहीं कैटेगराइज होते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस को हम 7 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। मैं उनके नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे लिख रहा हूँ। चलो भैया, एक्सपेंसेस के हैं हमारे 7 कैटेगरी ना। देखो अपने ने यहाँ पे कैटेगरी बनाई हुई है। सबसे पहला है COGS। COGS मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला क्या निकलता है? COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ये अकाउंटिंग रेशियो में काम आएगा। इसके 2 फॉर्मूले यूज़ होते हैं COGS में। एक फॉर्मूला यूज़ होता है आपका सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा फॉर्मूला COGS में यूज़ होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये पहला एक्सपेंस का हेड क्या हो गया हमारा? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आ जाओ, दूसरा क्या है? दूसरा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा है हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। एक्सपेंसेस को देखो ये कितने कैटेगरी में बांटा हुआ है। तीसरा तुम्हारा क्या है? चेंज इन स्टॉक यानी चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा? एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, यानी कि सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस, salaries paid to employee, wages paid to labor, bonus, provident fund, gratuity, pension, special annuity charges, ये सब कहाँ जाएंगे? एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में, ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंसेज, लीव अलाउंसेज, ठीक है, डियरनेस अलाउंसेज, ये सब कहाँ जाएंगे? एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए आप जो भी खर्च कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय को क्या मिलता है? या तो सैलरी मिलेगी, या तो सैलरी के अलावा परक्विजिट्स मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, ठीक। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस के बाद क्या है अगला? फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है कि फाइनेंस यानी कि बोरोवर्स फंड रेज करने में आपका क्या खर्च पड़ा है, ठीक है, बेसिकली जिसमें इंटरेस्ट वगैरह भी इंक्लूड होता है। उसके बाद क्या है? आपके एसेट्स के ऊपर लगने वाले डेप्रिसिएशन। अब अगर टेंजिबल एसेट है तो उसके ऊपर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन, और इनटेंजिबल एसेट है तो उसके ऊपर क्या लगता है? एमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन सेम थिंग है। और जो कहीं नहीं आएगा, ऐसे खर्चे जो ना COGS में आए, ना परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आए, चेंज इन स्टॉक, कहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 इन 6 में जो कहीं नहीं आएगा वो कहाँ आएगा आपका? अदर एक्सपेंसेस में। ये लास्ट है, यानी कि ये सारे एक्सपेंसेस जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, अगर हम सातों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनना है सर? टोटल एक्सपेंसेस बन जाने हैं, ठीक है। टोटल इनकम में से अगर आप टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट, ठीक है। इस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिजनेस स्टडीज में तुमको जब पढ़ाया गया होगा तो इसको कहते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको कहते हैं। क्लियर हो गई बात? उसमें से फिर टैक्स माइनस कर दो तो क्या निकल जाता है? EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक। हालांकि इसका कैलकुलेशन आना नहीं है, सिर्फ इसमें से भी अगर बहुत बैलेंस शीट, देखो जो पूछना है वो चैप्टर से बैलेंस शीट से पूछना है। अगर पूछा स्टेटमेंट ऑफ PL से तो कुछ इसमें से भी कुछ हेड या सब हेड पूछेगा। बेसिकली इसमें सब हेड तो होते नहीं है, इसमें हेड ही होने हैं, ठीक है। तो कुछ आइटम्स के हेड, देखो एक्सपेंसेस में तो हेड और सब हेड दोनों आ जाएंगे, बाकी जगहों पे कहीं नहीं मिलने हैं, ठीक है। हेड हो गया एक्सपेंसेस और सब हेड, ये सातों में से कोई हो गया, ठीक। तो इसको नोट करो, फिर 2 4 5 पॉइंट वैसे ही जैसे कल लिखे थे नोट करेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि कौन किस में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो बेसिकली पूरा थियोरेटिकल है, उसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस जानेंगे, खत्म करेंगे यहाँ पे। चलो भैया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक,
ये कुछ आइटम्स हैं, बताओ किस हेड या किस सब हेड में जाएंगे। डिविडेंड इनकम, इनकम है, इनकम दो ही तरह की होती है, या तो सेल्स से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, या तो अदर। तो ये इनकम देख के किसी को लग रहा है क्या कि ये सेल्स से हो सकती है? नहीं, तो ये कहाँ चली जाएगी? अदर इनकम। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट जो भी इंटरेस्ट पे पैसा खर्च कर रहे हो, अभी अभी मैं बताया, ये कहाँ जाता है तुम्हारा? फाइनेंस कॉस्ट। ठीक। वेजेस और सैलरीज, वेजेस और सैलरीज हम किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉयज को। तो ये कहाँ तुम्हारा जाने वाला है? एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। सेल ऑफ स्क्रैप, आपने स्क्रैप बेचा है, कबाड़ा बेचा है, कबाड़ा बेच के आया हुआ पैसा हम आमतौर पे मान लेते हैं कि ये अदर इनकम है। नहीं सर, ये आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ये बात याद रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ये। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अपने क्लाइंट के लिए हमने कोई इंटरटेनमेंट का खर्च किया है, ये किस तरह का एक्सपेंस है? अदर एक्सपेंसेस हैं। जो कहीं नहीं जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? अदर एक्सपेंसेस में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट हुए डिबेंचर्स जब इशू हुए थे तो उस पर जो डिस्काउंट था वो हम सेम ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से खत्म करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो ये किस तरह का एक्सपेंस है तुम्हारा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम खत्म कर रहे हैं, मगर आपका जो लॉस हुआ है वो किस पे हुआ है? फाइनेंस रेज करने पे, डिबेंचर रेज करने पे। बोनस, बोनस किसको मिलता है? एम्प्लॉयज़ को। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस हो जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, दोनों ही मैंने लिखा हुआ है। देखो 11th में जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ रहे थे या पीएल पढ़ रहे थे, तो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट में था और कैरेज आउटवर्ड पीएल के डेबिट में था। दो अलग अलग जगहों पे थे, मगर यहाँ पे ये दोनों ही कहाँ आने? एक ही जगह पे। कौन से बताओ? कैरेज इनवर्ड या कैरेज आउटवर्ड कहाँ आना है तुम्हारा? अदर एक्सपेंसेस में। रेंट इनकम, रेंटल इनकम, ये तुम्हारी अदर इनकम है। और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तुम्हारी अदर इनकम है। विजिबिलिटी देखो इसमें क्लियर है ना यहाँ पे? ठीक, ये हो गया, क्लियर हो गई फंडा? ठीक है। कैरेज इनवर्ड या कैरेज आउटवर्ड दोनों सेम हेड में आने हैं, अदर एक्सपेंसेस में। अब देखो एक जो थियोरेटिकल चैप्टर है इस बुक में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें अब उसको मैं पढ़ा के टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करूँगा, हम लोग कल से बातचीत करेंगे उस पर, अकाउंटिंग रेशियोज पे। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मैं बस तुम लोगों को इतना ही बता दे रहा हूँ कि देखो मैंने यहाँ पे कुछ जरूरी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते कितने हैं, व्हाट डू यू मीन बाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक, तुमको एक इस चैप्टर में से ये देख लेना है, मेरे पास बुक है मैं बता दे रहा हूँ। रीज़न असर्सन के क्वेश्चन इसमें ज़रूर आने हैं, नहीं तो स्टेटमेंट बेसिस से आएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस किसे कहते हैं, ये इसकी मीनिंग पढ़ लेना, क्योंकि इससे 1 नंबर या 2 नंबर के मतलब MCQs आने हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। और इस चैप्टर में तुमको देख लेना ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है इसका, और दूसरा तुमको इसमें देख लेना है, ठीक है, सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, लिमिटेशन, जिसमें विंडो ड्रेसिंग एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा जो फंडा है ख़त्म होगा। अब हम लोग किस चैप्टर से शुरुआत करेंगे? अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक, तो आज की हमारी आपकी बातचीत यहीं पे समाप्त होती है इस चैप्टर के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। जय हिंद।